आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की धमक एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से गुर्जर नेता सरकार के खिलाफ हुंकार भरने को तैयार है। गुर्जर समाज आरक्षण की लड़ाई को लेकर धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। गंगापुर सिटी में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के आह्वान पर गुर्जर समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां पर गुर्जर नेता विजय बैसला ने राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बैसला ने आरोप लगाया कि 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को शामिल किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो गुर्जरों के खिलाफ धोखा है। उन्होंने केंद्र सरकार को भी 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है और मांग ना पूरा होने पर दिल्ली कूच की धमकी दी। 12 सितंबर को कर्नल साहब ने संघर्ष समिति की मीटिंग करी थी। वहाँ डिसाइड किया था, ये संघर्ष समिति का निर्णय था कि यदि 15 दिन में राज्य सरकार जो बची हुई मांगे हैं समझौते की वो पूरी नहीं करती तो आंदोलन वापस से शुरू होगा। तो उसी बात के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए चिट्ठी 22 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने भेज दी थी। तो 1 महीने का समय दिया गया है। कर्नल साहब ने हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया करके जो एमबीसी समाज का 5% आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाल करके कॉन्स्टिट्यूशनल कवच पहनाया जाए, जिससे में इसमें कोई आंच ना आए। अगर ये नहीं कर पाएंगे अगर 1 महीने में, तो फिर समाज, पूरा समाज राजस्थान का और बाकी प्रदेशों का भी दिल्ली की ओर कूच करेगा। और गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गिरिराज, अब ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान और गुर्जर आरक्षण पूरे भारत के अंदर राजस्थान की पहचान बन चुकी है, क्योंकि अभी तक इसका कोई समाधान निकला नहीं है और एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण की धमक राजस्थान में सुनाई देने लगी है। जी देखिए, पहले भी गुर्जर आरक्षण को लेकर के समूचे राज्य स्तर पर न बल्कि में राज्य स्तर पर बल्कि में देश स्तर पर भी बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं। कई मर्तबा हिंसक आंदोलन भी गुर्जर समाज कर चुका है और एक गुर्जर आरक्षण का जो हल है, स्थायी समाधान है, वो आज तक नहीं निकल सका है। इसी के चलते एक बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से गुर्जर समाज हुंकार भरने लगा है। जगह जगह गुर्जर नेता अपने जो गुर्जर जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। जगह जगह गुर्जर नेताओं से, गुर्जर लोगों से, उनसे लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। ताजा मामला सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में भी अभी ये हाल ही के अंदर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गंगापुर सिटी के जो हिंगोटिया का देवनारायण मंदिर है वहां पर गुर्जर समाज के आला नेताओं की बैठक हुई है, जहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के सुपुत्र विजय बैसला यहाँ पर मौजूद रहे हैं। भूरा भगत, जिन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे यहाँ पर मौजूद रहे हैं। गुर्जर सरपंच यहाँ पर मौजूद रहे हैं, जहां पर बैठक के अंदर यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकार को 15 दिवस का और केंद्र सरकार को 30 दिवस का एक अल्टीमेटम दिया गया है। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि केंद्र द्वारा अभी तक गुर्जर आरक्षण की जो ये मामला है इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है। राज्य सरकार ने पुरजोर पैरवी नहीं की है। केंद्र सरकार इस मामले के अंदर अभी तक भी ढिलाई बरत रही है। मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में है। ऐसे में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हवा है, जो आग है, वो एक बार फिर से सुलग सकती है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को 15 दिवस का और 30 दिवस का सीधा अल्टीमेटम और उसके बाद में आर पार लड़ाई लड़ने का संकेत है। जी गिरिराज, राज्य सरकार के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश हो सकता है 15 दिनों के अंदर इनकी बैठक हो? जी देखिए, अभी तक बातचीत की कोई गुंजाइश के कहीं पर भी संकेत नहीं मिले हैं। विजय बैसला से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि राज्य सरकार इस मामले के अंदर पूर्व में भी कई मर्तबा बात कर चुकी है। कई मर्तबा बातों के जो जितने भी रास्ते थे वो पूरी तरीके से अब लगता है कि बंद हो गए हैं। पिछली मर्तबा भी जो गुर्जर आरक्षण के अंदर राज्य सरकार के जो जनप्रतिनिधि थे, राज्य सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनके द्वारा बात हुई थी, लेकिन मामले का स्थायी समाधान नहीं निकला। ऐसे में इस बार इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार या तो जो वो चाहते हैं उन्हें उनका हक दे दे, उनके 5% आरक्षण का प्रदान कर दे। जी गिरिराज, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और हनुमानगढ़ के संगरिया से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बैंक के सामने खड़ी वैन को लूट लिया गया है। 1 करोड़ रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। वैन चालक और गार्ड को बैंक में बंद कर दिया गया। बैंक मैनेजर की कार में रकम लेकर फरार हो गए। हरियाणा के डबवाली में ये कार खड़ी हुई मिली है। लूट का मामला सीसीटीवी में सामने आ चुका है। 15 मिनट में लूट को अंजाम दिया गया। बैंक के सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है। बैंक स्टाफ से भी पूछताछ में जुटी है पुलिस। हनुमानगढ़ के सांगरिया कस्बे में गुरुवार देर शाम एक्सिस बैंक में 1 करोड़ रुपए की लूट हुई। लूट की बड़ी वारदात में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच लूट की वारदात से थोड़ी पहले की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें 3 संदिग्ध युवक बैंक के आसपास इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को अंदेशा है कि ये तीनों युवक लुटेरे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक कर्मियों की ओर से बार बार बयान बदला जा रहा है। बैंक कर्मी कभी अपने बयान में वैन लूटने तो कभी 1 घंटे तक बंधक बनाकर स्ट्रांग रूम में लूट की बात कह रहे हैं। लेकिन लूट की वारदात को महज 15 मिनट में ही अंजाम दे दिया गया, जिससे बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी शक होना लाजमी है। इतना ही नहीं, मिली जानकारी के मुताबिक बैंक में लूट की वारदात के वक्त गार्ड भी मौजूद नहीं था। इस बीच पुलिस को हरियाणा के डबवाली में सड़क किनारे खड़ी कार भी मिल गई। लिहाजा पुलिस अब हरियाणा में लुटेरों की तलाश में जुटी है। बैंक कर्मियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी जो वारदात हुई है और जो कैमरे में कैप्चर हुई है, इसमें 3 लोग अराउंड 8 बजे आते हैं और यहाँ जो 2 बैंक कर्मी हैं उनको धमका के अराउंड 1 करोड़ 15 लाख रुपए बैग में भर के उन्हें लॉकर उनके जो वॉल्ट में बंद करके यहाँ पैसे लेके निकल जाते हैं। और मैनेजर की जो ऑपरेशन मैनेजर है यहाँ उन्हीं की गाड़ी का प्रयोग करते हैं यहाँ से जाने के लिए। गाड़ी मिली है, गाड़ी अबंडेंट कंडीशन में यहाँ से डबवाली रोड पे मिली है। अभी चीजों की पुष्टि करनी बाकी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। राजू रामगढ़िया संवाददाता हनुमानगढ़ हमारे साथ जुड़ गए। राजू, 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है और जैसा कि प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस को बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी संदेह है। गार्ड भी बैंक में नहीं था। क्या लग रहा है पुलिस के पास अब इस मामले को लेकर क्या अपडेट है? कल जो घटना हुई है, अभी तो वो रकम भी 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। और ये बात राजू, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, जो घटना हुई है वो कल रात के करीब उससे देर शाम की घटना है। तो इस समय तक बैंक में होना, गार्ड का ना होना, बाहर कार का होना और लुटेरों द्वारा बड़ी आसानी से इतनी रकम लूट कर और जो है हरियाणा तक चला जाना, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। और बैंक कर्मी भी संदिग्ध नजर इसलिए आ रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम इस समय पर होना, गार्ड का ना होना, और साथ में जो बड़ी बात यह है कि पहले वैन का लूटा जाना बताना, फिर कार में रकम ले जाना और बाद में ये कहना कि स्ट्रांग रूम में बंद करके ले जाया गया है। तो कुल मिला के जो है भूमिका बैंक कर्मियों की भी संदिग्ध है। और चूंकि हरियाणा तक वो चले गए, गाड़ी हरियाणा में मिली है तो दूसरे राज्य तक पहुंचे हैं, तो जो बॉर्डर पर पुलिस है उसकी चूक भी सामने आ रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। हरियाणा में पुलिस की टीमें गई हुई है। जी राजू, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर दौसा से है, जहां पर होमगार्ड की हत्या मामले में अपडेट सामने आया। होमगार्ड जवान भवानी सिंह का अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। हत्या मामले में मंडावर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कल बजरी माफिया ने होमगार्ड की हत्या की थी। ट्रैक्टर से कुचलकर यह हत्या की गई थी। बजरी माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टीम पहुंची थी। 26 जुलाई को खनन माफिया ने होमगार्ड जवान की हत्या की थी। कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस को कोई सूचना नहीं थी, वो अपने स्तर पे कर रहे थे और सूचना मिली कि अस्पताल में कोई व्यक्ति घायल होकर आया है।
जो खनिज विभाग की टीम का है, जो ट्रैक्टर से गिरना बताया है। अवैध खनन में बजरी की चेकिंग के लिए टीम गई हुई थी। वहाँ पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए थे। उनको पुलिस की इमदाद की सहायता से उनको थाने पहुँचा रहे थे। तो कुछ गाँव वालों ने एक ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर जवान को धक्का दे गिरा दिया गया और उसको क्या नाम है एक्सीडेंट हो गया, सीरियस हो गया, उसको 200 हॉस्पिटल रेफर किया गया। नहीं, काफ़ी ये एक दुखद घटना है कि हमारी माइनिंग की टीम कार्रवाई कर रही थी अवैध खनन में। ये रसीदपुरा एरिया में मंडावर थाना जो पड़ता है, तो वहाँ पे कार्रवाई कर रही थी। तो 3 ट्रोले इन्होंने पकड़े और इनको जब्त करके ला रहे थे। तो भगवान सिंह नामक होमगार्ड जी जो साथ में थे, उनके ऊपर हमला किया लोकल स्थानीय लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा लाए गए आफ्टर इंजरीज। यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने इनको मृत घोषित किया हुआ है। प्रदेश में बजरी माफिया पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ड्रोन से अब निगरानी करेगा। चंबल और बनास के संवेदनशील इलाकों पर फोकस किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ये अवैध कारोबार बढ़ चुका था। बजरी खनन के केस रोकने पर बजरी माफिया की ओर से हमले के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। माफिया के खिलाफ सतर्कता प्रकोष्ठ को अब एक्टिव किया जाएगा। ड्रोन से अवैध खनन की सीधे रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसे ACS को भेजा जाएगा। और सीएम गहलोत आज पुलिस की समीक्षा करेंगे। VC के जरिए 12 बजे ये समीक्षा की जाएगी। कानून व्यवस्था इसमें मुख्य मुद्दा होगा। रेंज IG, सभी SP और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। जिलेवार अपराध की स्थिति पर मंथन किया जाएगा। एक्शन प्लान पर भी समीक्षा की जाएगी। तो आज सरकार की सीधे मुलाकात पुलिस के साथ समीक्षा के तौर पर, और इसमें सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के SP भी जुड़ेंगे। जिलेवार समीक्षा की जाएगी अपराध की। काफ़ी सुझाव भी इसमें, सजेशंस आने भी होंगे और किस जिले में क्राइम ग्राफ कैसा है और उसके लिए क्या किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। DGP भी इस में मौजूद रहेंगे। रेंज IG और सभी SP और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CM के साथ में मौजूद रहेंगे। और प्रेम मीणा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। प्रेम, सारी सरकारें पुलिस के साथ समीक्षा करती हैं, जिले के सभी SP भी जुड़ेंगे, एक्शन प्लान भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। क्या कुछ नया रहने वाला है समीक्षा में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल राज्य सरकार है वो समीक्षा में अपनी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति पर संबंधित जो जिला कलेक्टर है उनके साथ मंथन करेगी। चूंकि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद गहलोत सरकार जब सत्ता में आई थी तो जन घोषणा पत्र के अहम बिंदुओं को लागू कराने पर ही सरकार का मुख्य फोकस रहा था। और अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जन घोषणा पत्र के जो अहम बिंदु है उनका लाभ आमजन को मिले और सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जमीनी धरातल पर उनको जल्द से जल्द उतारा जा सके। इसके तहत ही मुख्य रूप से समीक्षा होगी। जी प्रेम, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। सभी IG और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी CM के साथ इसमें जुड़ेंगे। सभी जिलों के SP भी शामिल होंगे, DGP भी साथ बैठेंगे। क्या कुछ निकल के आता है जिले वाइज क्राइम को लेकर और क्या कुछ एक्शन प्लान रहता है, ये मीटिंग के बाद पता चल पाएगा। मुंबई के वसई में एक ज्वेलरी शॉप की हिम्मत के आगे लुटेरों के हौसले पस्त हो गए। दुकानदार की दिलेरी CCTV में कैद हो गई। देखिए, हेलमेट पहने ये लुटेरा इस ज्वेलरी शॉप में दाखिल होता है और फिर चाकू की नोक पर दुकानदार से ज्वेलरी की डिमांड करता है और जब ये भागने लगता है तो दुकानदार इसका पीछा करता है और बाइक चालू करने से पहले इसे दबोच लेता है।
इन 2 कैमरों के जरिए देखिए कैसे ये लुटेरा दुकान में दाखिल होता है, चाकू निकालता है, दुकानदार से ज्वेलरी की मांग करता है और फिर भागने की कोशिश करता है। लेकिन दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और बाइक से भागने की फिराक में लुटेरे को सड़क पर ही पकड़ लिया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। ये बाइक चोर जगह जगह बेहद शातिर तरीके से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और फिर उन्हें बेच देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की बाइक्स को बरामद किया है। पुलिस को काफी दिनों से बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और बाइक चोर को दबोच लिया। उदयपुर के अशोकनगर में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार सवारों ने दुकान में टक्कर मार दी। नशे में ये ड्राइवर कार चला रहा था और कार में 5 लोग बैठे थे। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फास्ट फूड कॉर्नर को ये टक्कर मारी गई। हादसे में कार सवार युवक भी घायल हुआ है। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाड़ी के नीचे एक मासूम आ गया। मौके पर ही 3 साल के तनिष्क की मौत हो गई। मानपुर थाना क्षेत्र के संवास के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने पिता के पीछे पीछे चल रहा था। इसी दौरान बच्चे का पिता सोनू पेट्रोल पंप की तरफ गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे बालक को गाड़ी ने टक्कर मार दी। और उदयपुर से इस समय बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में बताया जा रहा था ये युवक। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। गोगुंदा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना के कोहराम की। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। 48,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने राजलदेसर थाने में केस दर्ज कर लिया है। रतनगढ़ के गांव छाजू सर के पास की वारदात बताई जा रही है और पीड़ित जो है वो सीकर का रहने वाला है। और जालोर में बजरी माफियाओं का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस पर बजरी माफियाओं ने हमला किया। हमले में पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बजरी खनन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोपी फरार हो गए और अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जवाई नदी तीखी सरहद की यह घटना बताई जा रही है। और जालोर से हरिपाल हमारे साथ जुड़ गए। हरिपाल, क्या थी ये पूरी घटना? ये जालोर कोतवाली थाना क्षेत्र के जो तीखी गांव स्थित है, वहाँ जवाई नदी पर पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ बजरी माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं और भारी मात्रा में ट्रैक्टरों और वाहनों से बजरी ले जा रहे हैं। जिस पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो बजरी माफियाओं ने आनन फानन पर पुलिस पर हमला कर दिया और एक पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस लगातार जगह जगह दबिश देकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी हरिपाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है। तस्करों डीआरआई टीम के बीच में फायरिंग हुई है। फायरिंग में डीआरआई टीम के सदस्य को गोली भी लग गई। घायल को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अधिकारी एमडीएम अस्पताल पहुंचे। बिलाड़ा के पास तस्कर का पीछा करते हुए दोनों गुटों में फायरिंग हुई।
और पाली में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एम्बुलेंस पलटने से यह हादसा हुआ। घायलों को बांगड़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ऊंट से टकराकर यह एम्बुलेंस पलट गई थी। गुजरात से भरतपुर जा रही थी एम्बुलेंस। सांडेराव थाना क्षेत्र के केनपुरा के निकट यह हादसा हुआ। और प्रदेश में आज 810 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना का संक्रमण 1,10,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,10,283 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,301 लोगों की मौत हो चुकी है। 90,700 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 89,211 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। प्रदेश में 18,282 केस एक्टिव हैं। आज 15 रिकवर हुए, 15 को डिस्चार्ज किया गया। और कोरोना पर अपडेट के लिए अलग अलग जगह से हमारे साथ सचिन शर्मा जयपुर से, कपिल शिमाली उदयपुर से, ललित सिंह जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। सचिन, सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं। सचिन, इस रात की सुबह होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ। जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है वह काफ़ी चिंताजनक है। खुद राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ी है इस चीज़ को लेकर के, और इसी चिंता के तहत कल राजधानी जयपुर में जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं अखिल अरोड़ा और मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वैभव गालरिया, कल उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर चिकित्सकों के साथ सीधा संवाद भी किया। जो नर्सिंग स्टाफ था उसके साथ सीधा संवाद किया और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से जो है मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सकती है, कैसे कोरोना से निपटा जा सकता है, उसको लेकर के सीधा संवाद हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें पूरे प्रदेश की तो इस समय 1,10,000 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है। और मौतों की बात भी करें तो मौतों में भी जो है आंकड़ा 1300 को पार कर चुका है। राजधानी जयपुर की यदि हम बात करें तो राजधानी जयपुर में 16,500 से ज़्यादा केसेस अब तक पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें 307 मौतें अब तक जयपुर में दर्ज हुई हैं। इसके अलावा अगर जो अस्पतालों में जो भर्ती केसेस हैं जयपुर में वो 6,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। इस तरह से देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में जहां एक तरफ रिकवरी रेट जहां हम बता रहे हैं कि 82% बनी हुई है, उसके चलते प्रदेश में जहां 1,10,000 पॉजिटिव हैं तो वहीं 90,000 से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं और 89,000 से ज़्यादा डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजधानी जयपुर की भी यदि बात करें तो राजधानी जयपुर में 10,000 से ज़्यादा रिकवर और इतने ही डिस्चार्ज हुए हैं और 6,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेज हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती होकर के इलाज ले रहे हैं। जी कपिल, उदयपुर में क्या हालात हैं फिलहाल? देखिए, उदयपुर में भी अब स्थिति बिगड़ रही है। 3,500 के आंकड़े को अब संक्रमित मरीजों की संख्या पार कर चुकी है। कुल मरीज उदयपुर में 3,579 हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 92 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि 3100 के करीब मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और 69 मौतें उदयपुर में दर्ज की जा चुकी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो 92 पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए उसमें चिकित्सा कर्मी रिकॉर्ड तोड़ सामने आए। 11 डॉक्टर सहित कुल 17 चिकित्सा कर्मियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जो 17 ऐसे क्लोज कॉन्टेक्ट है जो कि पूर्व संक्रमित मरीजों के संपर्क में थे उनमें भी संक्रमण पाया गया है। 47 नए मरीज सामने आए। नए मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिनके सोर्स का पता नहीं चल पाना एक बड़ी चिंता का विषय है। तो उदयपुर में भी स्थिति अब विकट है। लोगों की जागरूकता से ही ये बचाव संभव है। जी जी ललित, जोधपुर में हालात संभले या स्थिति जस की तस कही जा सकती है? देखिए, ऐसे हालात जस के तस बने हुए हैं, उल्टा उससे ज़्यादा खराब हो चुके हैं। पहली बार 600 से अधिक रिकॉर्ड नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 6 और मरीजों की मौत हुई है और इस लिहाज से करीब 19,000 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 282 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े रोजाना डरा रहे हैं। 2 अस्पताल पहले ही फुल हो चुके हैं। महात्मा गांधी अस्पताल एम्स में अब 9 बेड की स्थिति है। वहीं जो संभाग का सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल है वहाँ पे तो 300 बेड की जनरल विंग है वो भी अब लगभग फुल हो चुकी है। एक नई बिल्डिंग को और तैयार करने की कोशिश की जा रही है। यानी साफ तौर पर ये पता चलता है कि आम जन में लापरवाही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। यही कारण है कि लगातार रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 600 से अधिक मामले नए सामने आए हैं।
बिल्कुल ललित, आप ठीक कह रहे हैं। आम लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, साथ ही मास्क के मामले में भी ढिलाई बरती जा रही है। आप तीनों साथियों का जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।